हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज की यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम वेक्टर्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र पढ़ रहे थे, मतलब वैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसके द्वारा हम किसी पर्टिकुलर जीन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफ़र कर सके विदाउट उसको डिस्ट्रॉय किए हुए या उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन क्रिएट किए हुए हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सके। वैसे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं उनको हम यहाँ वेक्टर्स बोलते हैं। हमने बैक्टीरियोफाज के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा। तो बैक्टीरियोफाज में बेसिकली हमने क्या देखा कि बैक्टीरियोफाज क्या करता है, रेप्लिकेट करवाता है उस पर्टिकुलर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको। तो बैक्टीरियोफाज में हम जो जेनेटिक मटेरियल पुट करते हैं, बैक्टीरियोफाज के जेनेटिक मटेरियल के साथ जो एक्स्ट्रा ट्रांस जीन जिसको हम बोलते हैं पुट करते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में या बैक्टीरिया में जाता है। उसकी मशीनरी को यूज़ करके, यूटिलाइज करके जो जेनेटिक मटेरियल है जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड है उसको रेप्लिकेट करवाता है। आज जो हम पढ़ेंगे वो कॉस्मिड्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मिड के बारे में आप सबने सुना होगा। प्लाज्मिड के बारे में हमने स्टडी भी की थी, वीडियो है आपके प्लेलिस्ट में, आप चेक कर सकते हो। प्लाज्मिड के बारे में सबको पता है कि प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया में। प्लाज्मिड की तरह ही कॉस्मिड होता है, बस डिफरेंस इसमें क्या है कि इस पे एक कॉस साइट प्रेजेंट होता है। कॉस साइट जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो कॉस साइट प्लस प्लाज्मिड ये मिलके बनता है कॉस्मिड। अब ये कॉस साइट क्या होता है, प्लाज्मिड तो पता है, पर कॉस साइट क्या होता है। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, मतलब बैक्टीरिया का जो एक्चुअल डीएनए होता है, हाँ, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए और प्रेजेंट होता है, उसको हम यहाँ पे प्लाज्मिड बोलते हैं बैक्टीरियल केस में, बैक्टीरियल सेल में। कॉस साइट क्या होता है, कॉस मतलब यहाँ पे है आपका कोहेसिव साइट। कोहेसिव मतलब चिपकना, यहाँ पे कोहेसिव साइट, वैसी साइट जो कि ब्लंट एंड वाली होती है, जो चिपक सकती है। मतलब यहाँ पे लास्ट में एक पर्टिकुलर जीन सीक्वेंस है, वहाँ पे यहाँ पे कॉस साइट है, यहाँ पे कॉस साइट है। अब इसको सर्कुलर बनाना होगा तो यही पर्टिकुलर जीन जो है कॉस साइट और कॉस साइट एक दूसरे से बाइंड कर जाएगा, तो ये जीन जो है सीक्वेंस जो है कुछ सर्कुलर हो जाएगा। तो पैकेजिंग में ये कॉस साइट हेल्प करते हैं। एक लंबा स्ट्रेच है, एक लंबा सीक्वेंस है, उसको पैकेज करना है, सर्कुलर करना है, तो कॉस साइट वहाँ पे ज़रूरी है। तो कॉस्मिड्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल वेक्टर्स है, बनाए जाते हैं। मतलब प्लाज्मिड में जब हम कॉस साइट ऐड कर देते हैं तो वो कॉस्मिड्स बन जाता है। अब ये कॉस्मिड्स का क्या वर्क होता है, क्या फंक्शन होता है, किस टाइप के होते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि कॉस्मिड्स होते क्या है, कि कॉस साइट जब ऐड कर दिया जाता है प्लाज्मिड में। कॉस साइट क्या होता है ये भी पता चल गया, हाँ, कोहेसिव साइट होता है, चिपकने वाला साइट होता है, ब्लंट एंड होता है, ब्लंट मतलब कि स्ट्रेट एंड्स होता है। उसके बाद अगर अपन यहाँ पे बात करें तो ये जो कॉस साइट है वो एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस ही होते हैं। बेसिकली आप पूरे के पूरे डीएनए सीक्वेंस पे जाओगे, पूरा का पूरा एक लंबा सा स्ट्रेच लोगे अगर न्यूक्लियोटाइड्स का, हाँ, तो वो एक तरह से चाहे वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, चाहे वो MCS हो, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हो, चाहे वो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट साइट हो, चाहे वो और भी किसी प्रकार की साइट हो, वो सारी की सारी एक सीक्वेंस ही रहती है जीन की, हाँ। तो वो जो न्यूक्लियोटाइड की या जीन की जो सीक्वेंस रहती है वो भी अलग अलग टाइप की सीक्वेंस अलग अलग चीज़ को कोड करती है। तो कॉस साइट के लिए भी एक अलग सीक्वेंस वहाँ पे मौजूद रहती है। अब इसके आगे अगर अपन देखें तो ये जो कॉस साइट है ये हमें प्राप्त कहाँ से होता है, कॉस साइट हम लाते कहाँ से, तो कॉस साइट हम लाते हैं यहाँ पे लैम्डा फाज से। कल जो फाज हमने पढ़ा बैक्टीरियोफाज, उसी का एक टाइप लैम्डा फाज। तो लैम्डा फाज से हम जो है कॉस साइट लेके आते हैं। तो कॉस साइट लैम्डा फाज से आया। उसके बाद यहाँ पे बेसिक फंक्शन हुआ आपके कॉस्मिड्स का कि ये एक क्लोनिंग वेक्टर है,
जो भी आपका पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको क्लोन करवाएगा। तो कॉस्मिड, जैसे कि हमने देखा था कि बैक्टीरियोफाज हम यूज़ कर रहे थे, हाँ, बैक्टीरियोफाज के डीएनए में हम एक्स्ट्रा डीएनए अगर डाल रहे थे, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम डाल रहे थे, तो उसको डालने के बाद वो दूसरे होस्ट पे जाता है और होस्ट में जाने के बाद वो क्या करता है, होस्ट में जाने के बाद रेप्लिकेट करता है। सेम चीज़ कॉस्मिड भी करेगा। इसका रेप्लिकेशन सिस्टम जो है बस वो प्लाज्मिड की तरह रहेगा। प्लाज्मिड जैसे सेमी कंजर्वेटिव मेथड से रेप्लिकेट करता है, वैसे ही कॉस्मिड भी सेमी कंजर्वेटिव वे से रेप्लिकेट करेगा। सेमी कंजर्वेटिव वे का मतलब एक पेरेंटल स्ट्रैंड के ऊपर एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड जो है वो बनाएगा। अब इसके थोड़े से हम टेक्निकल फैक्ट्स पे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो कॉस्मिड्स है ये बेसिकली 37 to 52 किलो बेस पेयर का डीएनए जो है कैरी करता है। तो कॉन्टेन्स 37 to 52 किलो बेस पेयर ऑफ या किलो बेसिस ऑफ डीएनए। 37 से 52 किलो बेस के डीएनए को ये कैरी करता है। ये खुद जो है लगभग 5 किलो बेस का रहता है। कॉस्मिड पर्टिकुलर साइट जो है 5 बेसिस का रहते हैं और उसके अलावा 37 to 52 किलो बेस के जो एक्स्ट्रा डीएनए है उसको ये कैरी कर सकता है। तो लॉन्ग सीक्वेंस अगर डीएनए का कैरी करना है उसके लिए कॉस्मिड्स चाहिए। एक तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि लॉन्ग, क्योंकि 37 to 52 किलो बेसिस बहुत लंबा सीक्वेंस हो गया। यहाँ पे सिर्फ बेसिस नहीं है, किलो बेसिस है, केबी है, तो ये बहुत लंबा सीक्वेंस हो गया। तो लॉन्ग सीक्वेंसेस को कैरी करने के लिए ज़रूरी है। कॉस साइट्स जो होती हैं उसके अंदर कई कॉस साइट्स होती हैं, तो कॉस साइट्स जो है वो रफली 200 बेस पेयर्स के आसपास रहती हैं। कॉस साइट्स जो है रफली 200 बेस पेयर्स के साथ रहती है। तो यहाँ पे 200 बेस पेयर है, ये याद रखना, डिफरेंस कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे किलो बेस है और यहाँ सिर्फ बेस पेयर है, ठीक है। 1000 बेस पेयर पे 1 किलो बेस पेयर आएगा, इसलिए ये सिर्फ 200 बेस पेयर है और ये 52,000 किलो बेस पेयर है। तो ये डिफरेंस 52,000 बेस पेयर्स है, ठीक। तो ये डिफरेंस आप याद रखना। उसके आगे अगर अपन नेक्स्ट पॉइंट देखें तो रेप्लिकेट करेंगे प्लाज्मिड की तरह, ये भी आप लिख ही लो, रेप्लिकेट एज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड की तरह सेमी कंजर्वेटिव मोड में रेप्लिकेट करेंगे। प्लाज्मिड कैसे करता है यहाँ पे, सेमी कंजर्वेटिव मोड, सेमी कंजर्वेटिव मोड से रेप्लिकेट करता है। उसके आगे अगर अपन बात करें तो जो लोडिंग कैपेसिटी है, वैसे तो हमने 37 to 52 किलो बेस पेयर लिख दिया, पर बेसिकली यहाँ पे लोडिंग कैपेसिटी जो है वो 40 से 45 किलो बेस पेयर तक की रहती है। जनरली आप मान लो 45 बेस पेयर की, किलो बेस पेयर की लोडिंग कैपेसिटी 40 to 45 किलो बेसिस की। लोडिंग कैपेसिटी बोलने का मतलब कि एक्चुअल से, मतलब जो ट्रांसजीन है, मतलब जो फॉरेन जेनेटिक मटेरियल जिसको लेके जाना है, ट्रांसफ़र करना है, वो कितना दिया जा सकता है, वो कितना डाला जा सकता है। तो लोडिंग किसकी होगी, जो बाहरी प्रोडक्ट होगा उसी की लोडिंग होगी। तो जो जेनेटिक मटेरियल हमें ट्रांसफ़र करना है वो कितना हो सकता है, 40 से 45 किलो बेसिस तक का जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र इसके द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो कि इसमें होता क्या क्या है, मतलब नॉर्मली कॉस्मिड्स के बारे में देखें तो इसमें कौन कौन सी साइट्स जो है वो प्रेजेंट होती है। अब सबसे पहले अगर यहाँ पे कॉस्मिड की बात करें तो कॉस्मिड में आपको कॉस साइट, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो एक या एक से अधिक यहाँ पे कॉस साइट जो है प्रेजेंट होगी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ कि यहाँ पे कॉस साइट जो है वो प्रेजेंट होगी। उसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो एक साइट यहाँ पे प्रेजेंट होगी जिसको हम बोलेंगे ओराई, ORI, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब जब ये जो वेक्टर है, जो कॉस्मिड है, ये रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा तो ये रेप्लिकेशन जो है यहीं से स्टार्ट होगी,
ठीक है। जो रेप्लिकेशन है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पॉइंट से ही स्टार्ट होगी। उसके बाद यहाँ पे होते हैं कई सारे, एक देख लो, तो देख लो, ये सब क्या है, CS मतलब क्लोनिंग साइट्स। तो कई क्लोनिंग साइट्स हैं, यहाँ भी एक क्लोनिंग साइट हो सकता है। तो ये CS क्या है, क्लोनिंग साइट है। CS क्या है, क्लोनिंग साइट्स। और चूंकि एक से अधिक है, कई है, तो इस कारण से इनको अपन यहाँ बोलते हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। शॉर्ट में इसको MCS भी लिखते हैं, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स भी पाए जाते हैं। मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स का मतलब क्या होता है कि कहाँ कहाँ एक पर्टिकुलर DNA को क्लीव किया जा सकता है। कई जगह जहाँ रेस्ट्रिक्शन ये जो मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स है ना, यहीं पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आके बाइंड करते हैं और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे कट करते हैं। तो अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए अलग अलग क्लोनिंग साइट्स मौजूद रहती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब कोई भी रेस्ट्रिक्शन, HindIII हो सकता है या फिर किसी BAMH1 हो सकता है, ये जितने भी टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उनकी क्लोनिंग साइट्स यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। उसके अलावा यहाँ पे एक साइट रहती है जिसको अपन बोलते हैं AMPR। ये AMPR जो है वो है एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस साइट। एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है, उसके प्रति रेसिस्टेंस यहाँ पे मौजूद रहता है। ये आर्टिफिशियली ऐड किया जाता है। क्यों ऐड किया जाता है कि हम जब रेप्लिकेट करवा रहे हैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, हाँ, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट में ये साइट मौजूद होगी। अगर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको अगर आप समझो कि जैसे हमारे पास ये कॉस्मिड है, हमारे पास ये कॉस्मिड मान लो इस तरह से, और इस पे सारी साइट्स प्रेजेंट है। कॉस साइट भी प्रेजेंट है, यहाँ पे ORI भी प्रेजेंट है, यहाँ पे मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स भी कई प्रेजेंट है, और यहाँ पे एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट साइट भी ये प्रेजेंट है। हाँ, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट साइट प्रेजेंट है। तो एम्पिसिलिन क्यों ज़रूरी है कि जब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसमें ऐड कर देंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करने के बाद ये जो लंबा सीक्वेंस बनेगा जहाँ पे सब कुछ पहले से प्रेजेंट और बीच में आ गया यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये एक एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। अब इसको हमें रेप्लिकेट करवाना है। जितने बार भी ये रेप्लिकेट करेगा जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसके साथ साथ ये जो सारी चीज़ें इसमें है वो सब भी रेप्लिकेट करेंगी, वो सारे सीक्वेंस भी रेप्लिकेट करेंगे। तो जितने बार नया जीन ऑफ इंटरेस्ट बनेगा उसके साथ साथ ये सब भी बनेंगे। हाँ, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट साइट भी बनेगी, इसके कॉस साइट्स भी बनेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी बनेगा, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स भी बनेंगे। ये सब क्यों बनेंगे? क्योंकि मैंने बोला था कि ये सारी चीज़ें एक जीन सीक्वेंस ही है। तो जीन सीक्वेंस ही अगर न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस ही है तो न्यूक्लियोटाइड बेसिस के कॉम्प्लीमेंट्री तो बनेंगे ही रेप्लिकेशन में। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे कोड होके आएंगी। तो ये सारी चीज़ें कि ये यहाँ पे आके बनेंगी, जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। पर अगर कुछ एरर हुआ और ये नहीं बन पाया तो हमें पता कैसे चलेगा? हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा, हम आँख से तो ऐसे उठा के देख नहीं सकते कि डीएनए है कि नहीं है, वो तो हमें किसी न किसी केमिकल मेथड से यूज़ करके ही उसको पता करना होगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आया रेप्लिकेशन करवाने के बाद, कॉस्मिड का हेल्प लिया हमने, रेप्लिकेशन करवाया, और रेप्लिकेशन के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आया वो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है या नहीं है, वो वही प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए या कोई और प्रोडक्ट है। उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम ये करते हैं कि जो बैक्टीरिया हमने ग्रो करवाया, ये कॉस्मिड को कहाँ डाल रहे हैं अपन? इस कॉस्मिड को डाला अपन ने बैक्टीरियोफाज में। बैक्टीरियोफाज मतलब कॉस्मिड में जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, ठीक है। कॉस्मिड को डाला अपन ने बैक्टीरियोफाज के डीएनए के साथ, बैक्टीरियोफाज गया
बैक्टीरिया के पास, और बैक्टीरिया में उसने रेप्लिकेशन चालू कर दिया बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया के अंदर जब रेप्लिकेशन हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट का हो रहा है और वो बैक्टीरिया जब डिवाइड करेगा तो उसके से उस बैक्टीरिया से जितने भी बैक्टीरिया बनेंगे उन सबके अंदर ये होना चाहिए। तो हम बस यही देख रहे हैं कि जितने भी बैक्टीरिया है उनके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है या नहीं है, उसको चेक करने का एक सिंपल सा तरीका है एम्पिसिलिन उसमें डाल देना या कोई एंटीबायोटिक डाल देना। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस मतलब अगर एम्पिसिलिन इस पे एक्ट करेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको मिटाऊं ज़रा, हाँ, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हमारे पास जब हम इसको चेक करेंगे तो किस तरह से चेक करेंगे, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट साइट डाली हुई है तो जितने भी बैक्टीरिया ग्रो हुए होंगे उसके अंदर एम्पिसिलिन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उन बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे लेबोरेटरी कंडीशन में, मीडिया बनाएंगे और मीडिया बना के ग्रो करेंगे। और जो मीडिया हम बनाएंगे उस मीडिया में हम क्या डाल देंगे, एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन डाल देंगे उस मीडिया में। हमने एम्पिसिलिन डाल दिया और इसके पास क्या है, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट साइट है, मतलब एम्पिसिलिन के खिलाफ एम्पिसिलिन हमने डाल दिया और यहाँ पे एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट साइट है, मतलब इस एम्पिसिलिन वाले जो पूरा का पूरा मीडिया है जिसमें एम्पिसिलिन है उसमें वो बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं होंगे जिनके पास एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट साइट नहीं होगा। जिनके पास एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट साइट होगा वही बैक्टीरिया जो है इस मीडिया में ग्रो कर पाएंगे। तो जो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे जाहिर सी बात है उनके पास एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट साइट होगा, तभी वो ग्रो करेंगे। और हमने अपने बैक्टीरिया में, हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट में जानबूझ के एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट साइट दी थी ताकि हम पता कर पाए कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ग्रो किया या नहीं किया। सो फाइनली हमें पता चल जाएगा जो भी बैक्टीरिया ग्रो करेंगे उनके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा क्योंकि उनके पास एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट साइट है। ठीक, ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कॉस्मिड का। डिफरेंस क्या है, सिर्फ डिफरेंस है ये कॉस साइट की जो कि पैकेजिंग में हेल्प करता है क्योंकि ये चिपक जाता है। और दूसरी डिफरेंस और दूसरा जो मेन पॉइंट है इसका कि ये एक बड़े डीएनए सीक्वेंस को कैरी कर सकता है। लोडिंग कैपेसिटी इसकी कितनी है, 40 से 45 किलो बेसिस की। तो एक बड़े फॉरेन डीएनए को या बड़े जेनेटिक मटेरियल को ये ट्रांसक्राइब या फिर रेप्लिकेट करवाने में हेल्प कर सकता है, रेप्लिकेट करवाने में, बिकॉज इट इज़ अ क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, तो रेप्लिकेट करवाने में हेल्प कर सकता है। तो ये था बेसिक आपका वेक्टर्स ऑफ जीन ट्रांसफर में कॉस्मिड के बारे में। हमने इसके पहले क्या पढ़ लिया था, बैक्टीरियोफाज, आज कॉस्मिड पढ़ लिया। अगले वीडियो में हम प्लाज्मिड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो आज का वीडियो यहाँ ओवर करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।